Welcome back to Java Design Hub. Today we are going to start all about what is JDK, JVM, JRE, इसका internal architecture देखेंगे सब कुछ. So before going to start, have you guys see the video of like what is Java? क्या होता है हमारा distributed system? देखा सब कुछ? क्या होता है हमारा distributed system? कल मैंने सब बताया. क्या होता है हमारा मल्टी थ्रेडिंग, कैसे सपोर्ट करता है, ठीक है. और क्या होता है हमारा गार्बेज कलेक्टर, ठीक है. क्या होता है हमारा रोबस्ट में क्या क्या क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से हमारा जावा इतना फेमिलियर है, जावा इतना यूज़फुल है. क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी. मेमोरी कंजम्पशन देखा होगा तुम लोगों ने, कैसे हमारा अनऑथराइज मेमोरी एक्सेस हो रही है, कैसे हमारा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर हमारे डेटा को कलेक्ट करता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है. टाइप चेकिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, बाइट कोड वेरिफिकेशन क्या होता है, ये सब कल देखा हमने, ठीक है. कल का एक इशू था, डाउट था लोगों को कि भैया दोबारा से एक बार प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट समझा दो क्या होता है. ये हम लोग को उन लोग को समझ नहीं आया. दोबारा से उसको एक बार एनालिसिस करते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं कि जे वी एम, जे डी के, जे आर ई क्या क्या चीज़ होती हैं ये. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पार्ट. सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को देखते हैं. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब राइट वंस रन एनीवेयर. मतलब एक मशीन है लिनक्स, ठीक है. कोई भी कंपाइल हुआ कोड वो हमारा सिर्फ लिनक्स पे चलेगा. ये होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है. मैक में है कोई तो जो उसका कंपाइल कोड है वो हमारा सिर्फ मैक में चलेगा, ठीक है. कोई लिनक्स में है, कंपाइल कोड लिनक्स में चलेगा. ये सब सी प्लस प्लस में होता है ऐसा. तो और ज़्यादा डीप में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है ये सब चीज़ें, कैसे हमारी ये सब चीज़ें वर्क हो रही हैं, ठीक है. तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, जो सी प्लस प्लस होता है हमारा, वो हमारा कंपाइल्ड लैंग्वेज है. क्या है? कंपाइल्ड लैंग्वेज, ठीक है. इसके साथ साथ जो मशीन कोड है ना, वो डिपेंड करता है हमारा सीपीयू के आर्किटेक्चर पे, ठीक है. सीपीयू के आर्किटेक्चर पे मतलब अगर कोई हार्डवेयर है, अगर डिफरेंट हार्डवेयर है तो डिफरेंट मशीन हुई. मतलब अगर मशीन डिफरेंट है तो हमारा डिफरेंट बाइनरी बनेगा. बाइनरी क्या होता है? 0 1 0 1 0 1 0, ये सब हमारा बाइनरी कहलाता है. तो बिफोर जावा हम लोग के पास सी प्लस प्लस फेमस थी. क्यों थी? क्योंकि ये फास्ट होती थी, क्योंकि ये सिंपल होती थी, सिंपल एंड इजी, क्योंकि ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है. बट इसमें एक चीज़ होती है, ये हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग है. भैया लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या होता है? सपोज़ मानो कोई हार्डवेयर है, प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो जितना भी हमें फाइल रिलेटेड वर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड वर्क हो गया, तो हमें सब कुछ खुद करना पड़ता था यहाँ पे, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग. बट द इशू वॉज इफ द कोड इज रिटन इन एनी ऑफ द मशीन ना, so it will work only that machine, not on the other machine which can use the same code and run the same program. क्योंकि हमारे पास जो मशीन कोड बन रहा है वो सेम हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से ये इशू आएगा. मतलब अगर मैं बात करूँ, लिनक्स में किया, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद जो .exe बनी, वो .exe भाई हमारे सिर्फ लिनक्स में चल सकती है, क्योंकि ख़ास तुम्हारे लिए तुम्हारे कंपाइलर ने ये मशीन कोड बना के दिया है. तो तुम ही यूज़ कर सकते हो लिनक्स में, और कोई यूज़ कर नहीं सकता, ठीक है. मतलब यहाँ पे क्या इशू आया सी प्लस प्लस के साथ? पोर्टेबिलिटी का. भैया पोर्टेबिलिटी क्या होती है? पोर्टेबिलिटी मीन्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का इशू, ठीक है.
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कोड अगर लिनक्स में रन हुआ है, कंपाइल हुआ है, तो वो लिनक्स में चलेगा, मैक में हुआ है तो मैक में चलेगा। क्यों? क्योंकि यार इसके पीछे देखो जो कंपाइलर है ना इसका, वो जीसीसी हो गया, या हमारा सी लैंग हो गया, या हमारा एमएसवीसी हो गया। ये सब हमारे कंपाइलर के पार्ट्स हैं, कंपाइलर के नेम है जो जो हम यूज़ करते हैं सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज जैसे कि libstdc प्लस प्लस, ठीक है, और libc प्लस प्लस, msvc, stl। तो ये सब क्या करती हैं, पोर्टेबिलिटी को रिड्यूस करती हैं भाई। मतलब सपोर्ट ही नहीं करती कि वो दूसरी लैंग्वेज में काम कर, मतलब दूसरी मशीन पे काम कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए ही जावा बना है। जावा यही सोच के बनाया कि वो पोर्टेबिलिटी को सपोर्ट करे, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है भाई, भैया ये तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट समझ में आ गया, कल भी आपने पढ़ाया था। ऐसा क्या होता है इसके पीछे? जेवीएम होती है एक चीज़। भैया ये क्या होता है वो भी पढ़ेंगे भी, क्या होता है जेवीएम, क्या होता है जेडीके, क्या होता है जेआरई, सब देखेंगे आज। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ समझो, जावा ना एब्स्ट्रैक्ट है। भैया एब्स्ट्रैक्ट मतलब छुपा हुआ, जो भी काम कर रहा है ना वो दिखाता नहीं है कि ये चीज़ करनी है, दिखानी है, करनी है, नहीं। ये सब चीज़ें ऑलरेडी वो कर चुका है, वो तुम्हें दिखाएगा नहीं कैसे हो रही है। ठीक है, मतलब जावा जो है एब्स्ट्रैक्ट तो है, जो कि हमें अवे रखता है ओएस फंक्शनलिटी से। हमें कुछ नहीं करना ऐसा काम, सब कुछ करके देगा। क्या क्या करके देगा? फाइल हैंडलिंग करके देगा, कोई नेटवर्किंग का काम है वो करके देगा, कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है वो करके देगा। मतलब ऐसा समझो जैसे ये हार्डवेयर है, ठीक है, सी सी प्लस प्लस हार्डवेयर लेवल इंटरेक्शन करती है, बट जो कि हमारा जावा है वो हार्डवेयर लेवल इंटरेक्शन नहीं करती। जो भी हमारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो हो सकता है सी प्लस प्लस में लिखी हो सी जावा के लिए, बट जावा हार्डवेयर लेवल इंटरेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है भैया, हो गया। मतलब जावा जो है प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट, जावा प्रोवाइड करता है, सब कुछ नोट डाउन कर लो क्योंकि सब भूल जाते हैं। और बट अगर इंटरव्यू के टाइम पे ये चीज़ें पूछते हैं, अगर तुमने सब डिटेल में बता दी तो आधा टाइम तो इसी में निकल जाएगा और इंटरव्यू खुद नहीं पूछेगा आगे क्या पूछना है, कि इस बच्चे को इन डेप्थ नॉलेज है। प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब जावा जो है बिल्ट इन, या जो उसकी क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज है जैसे नेटवर्क एपीआई हो गई, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गया, ठीक है, जीयूआई का कोई भी काम हो गया, स्विंग से हो गया, ठीक है, और भी हमारे होते हैं, या मल्टी थ्रेडिंग का काम हो गया। मल्टी थ्रेडिंग तुम कैसे कर पाओगे? थ्रेड से, या रनेबल इंटरफेस होता है एक जावा में, ठीक है, उससे कर पाएंगे। मतलब जावा का जो प्रोग्राम है वो सेम जो है मैनेज होता है रन टाइम में, जिसकी वजह से उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इंश्योर करती है। मतलब ये चीज़ हमें ना ये करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, ये भी नहीं करनी है, ये सब नहीं करना है, तो ये सब कुछ मैनेज्ड है रन टाइम पे, बस हमें यूज़ करना है, जिसकी वजह से हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो इंश्योर रहे, स्मूथ रहे। ठीक है, चलो भैया ये तो आपने बता दिया कि ये सब चीज़ होती हैं। उसके बाद भैया चलो देखते हैं उसके बाद भी क्या है। सी प्लस प्लस पहले ना हमारी चलती थी असेंबली लैंग्वेज। ये क्या होती है भैया? ये होती है हमारी इंग्लिश में लिखी हुई लैंग्वेज होती थी ये, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता था सब कुछ यहाँ पे। क्या क्या? जैसे MOV, ठीक है, और क्या होता था, कॉपी हो गया। तो ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता था, फिर हमारा 0101 वगैरह में सब कन्वर्ट होता था, क्योंकि एट दी एंड हम सब, हमारा सिस्टम बाइनरी कोड को ही समझता है। और असेंबली लैंग्वेज से पहले सब कुछ मशीन कोड था।
वहाँ पे 0 1 वगैरह ही चलता था, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। अगर कुछ ऑपरेशन करना है तो क्या 0 1 कैसे बनाएं, कौन सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएं कि क्या क्या इससे बन सकता है। ठीक है, चलो भैया ये भी समझ में आ गया कि ये सब लैंग्वेज ना हार्डवेयर लेवल के बहुत क्लोज थी। हमें कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे सब हार्डवेयर लेवल का काम होता था ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि हमारा 0 1 में सब मिलता था यहाँ। ठीक है भैया, वो तो समझ में आ गया, लेकिन C++ में ऐसा क्या होता है कि जो मशीन कोड है वो डिफरेंट जनरेट होता है। ठीक है भैया, देखते हैं। एक प्लेटफॉर्म है P1 जो कि मैक है। ठीक है, इसमें दो चीज़ हो सकती है, एक हमारा प्रोसेसर, एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी ना ऐसा समझ लो सिस्टम की कुछ लाइब्रेरीज़ हैं। सिस्टम लाइब्रेरीज़ क्या होती है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्ट करने के काम आएंगी। ठीक है, अब सपोज़ मानो कि ARM प्लस मैक का ये सिस्टम है। ठीक है, अब इस मैक का कुछ जो बाइनरी कोड होगा, इन बाइनरी फाइल जो बनेंगी वो डिफरेंट बनेंगी। ठीक है, अगर लिनक्स पे है तो हो सकता है कोड कुछ दूसरा लिखा हो। अगर सब सेम ही होता तो फिर इसका कैटेगराइजेशन क्या ही होता है, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, फिर तो कोई कैटेगराइजेशन रहता ही नहीं। बट ये सब अलग अलग हैं, इनकी जो सिस्टम लाइब्रेरीज बनी हुई है, इनकी जो लैंग्वेज बनी है वो भी सब अलग अलग बन के आएंगे, सब डिफरेंट बाइनरी सिस्टम बनेगा। ठीक है, जिस वजह से जो इनका मशीन कोड बनता है आफ्टर कंपाइलेशन वो सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, समझ में आया कि क्या इसके पीछे का लॉजिक है। मतलब सब कुछ हमारा एक सिस्टम पे, अगर P1 मैक पे है, लिनक्स अगर दूसरे उस पे है, P2 है, तो जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम लाइब्रेरीज हैं वो भी सब डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू मैक। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया अब तो हमने क्या देखा, सब कुछ 0 1 0 1 सब डिफरेंट बनेगा डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे। P1 पे अलग होगा, P2 पे होगा, जिसके कारण हमारा मशीन कोड डिफरेंट बनेगा। ठीक है भैया, ये तो अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ मैंने तुम्हें बताई है। कि जैसे सपोज मानो कोड लिखा है, सी आउट कर रहा है हेलो। ठीक है, abc.cpp, वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा। जो कंपाइल करेगा ना, वो सपोज मानो 0 1 0 1 आया, उसके लिए ये लिनक्स पे हुआ कंपाइल, तो मशीन कोड इसका इस सिर्फ यही सपोर्ट करेगा और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हमें मैक के लिए चाहिए तो मैक के लिए हमें दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा कोड को। ठीक है, दोबारा से बाइट कोड जनरेट होगा। सिमिलरली एक और, अगर अगर लिनक्स के लिए हुआ तो सिमिलरली हमारा दोबारा बाइट कोड जनरेट होगा, यहाँ पे दोबारा कंपाइलर का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, हमें कंपाइल कोड सबका अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसको ऐसा समझ लो, जो कंपाइलर है ना वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। मतलब अगर लिनक्स पे चलाना है तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, इस पे चलाना है तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, इसको चलाना है तो वो उसको कंपाइलर के ऊपर डिपेंड है। तो ये समझ में आ गया, कंपाइलर तो भाई हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। साथ में जब अगर ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो ये भी हमारा लैंग्वेज भी जो हो गई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई, मतलब डिपेंडेंट हो गई। मतलब लिख लो, कंपाइलर इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड also language is also a platform डिपेंडेंट। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। ठीक है भैया, हो गया। अब बाइट कोड हमें समझ में आ गया कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, मतलब कैसे C++ में हमारा मशीन कोड जनरेट होता है, क्यों हम इसको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, ये सब हमें क्लियर हो गया भैया। बट हम तो जावा पढ़ रहे हैं, जावा का तो आपने बताया नहीं, चलो वो भी समझते हैं। उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, बाइट कोड का कॉन्सेप्ट। ठीक है,
क्या होता है कॉन्सेप्ट। एक चीज़ ऐसे समझो, तुम हो ये, ठीक है, तुम्हें जाना है, तुम अभी हो सपोज मानो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से तुमने फ़्लाइट पकड़ी और पहुंच गए चेन्नई, बट तुम्हें आती है सिर्फ हिंदी और यहाँ के लोग समझते हैं तमिल, ठीक है, इंग्लिश तुम्हें नहीं आती, तो कैसे क्या होगा, तुम इसकी बात नहीं समझ पाओगे। यही सी सी प्लस प्लस कर रहा है, ठीक है, यही कर रहा है सी प्लस प्लस। बट जावा में क्या होता है, जावा ने बहुत अच्छा सोचा कि भाई हम किसी का काम नहीं रुकवाएंगे। चलो तुम दिल्ली में हो, ठीक है, हैं हम, ठीक है, तुम्हें जाना है चेन्नई, चले गए, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, यहाँ पे तमिल बोली जाती है, लैंग्वेज बैरियर आया, ठीक है। तो जावा क्या करता है, बीच में ना एक और ट्रांसलेटर लेके आ जाता है। भाई अपने साथ में तुमने इसको हायर कर लिया, तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट है अभी ये, तुम जो बोलोगे इससे, ये जानता है बंगाली, ये जानता है हिंदी, ये जानता है इंग्लिश, ये जानता है तमिल, ये सारी लैंग्वेज जानता है जो भी इंडिया में चल रही है। और फिर उसके बाद में ये इस भाई को बताता है, ये भी खुश हो जाता है, ये भी खुश हो जाता है, और ये तो खुश हो ही जाता है क्योंकि इसको घूमने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो पर्सनल असिस्टेंट है ना, ये क्या काम कर रहा है, ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। कौन सा ट्रांसलेटर है, तो इसीलिए तुमने इसका नाम मालूम है क्या रख दिया, यहीं पे जेवीएम का जन्म हुआ है, ये जेवीएम बन गया यहाँ पे, यहीं पे जेवीएम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तुम समझे अब कि जेवीएम क्या है, तुम्हारा जो डॉट जावा की फाइल है डॉट क्लास में कन्वर्ट हुई, अब यहाँ पे जेवीएम बैठा है, जेवीएम क्या करेगा, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है भाई। तो इसको ऐसे समझो, चलो नाम भी दे दो, abc डॉट जावा है, ठीक है, यहाँ पे बैठा है कंपाइलर, इस कंपाइलर का नाम है जेवी जावा सी, ठीक है। ये क्या करेगा, कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। बाइट कोड क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड, ठीक है, और इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट क्लास। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बाइट कोड जनरेट हुआ। अब ये वाला स्टेप कॉमन रहेगा सारे उसमें, कॉमन, ठीक है, सब में कॉमन रहेगा, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, P1 में भी, P2 में भी, P3 में भी बाइट कोड शेयर करना है। अब सारा काम किसका है, जेवीएम का है। जेवीएम क्या करेगा, यहाँ आएगा, एक P1 का सिस्टम है, एक P2 का सिस्टम है, एक P3 का सिस्टम है, ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब एक काम करो, यहाँ पे एक जो तुमने पर्सनल असिस्टेंट हायर किया है उसको डालो, भैया डाल दिया, बट भैया ये करता क्या है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा बाइट कोड है वो इस जेवीएम के पास जाएगा, जेवीएम क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद इसको एग्जीक्यूशन इंजन को देगा, एग्जीक्यूशन इंजन क्या करेगा, इसको आउटपुट दे देगा, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा होगा, सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा होगा, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो हमारा जेवीएम है ना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, जेवीएम हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है अगर, ठीक है, क्योंकि इस मशीन पे अगर जेवीएम इसका है तभी चल पाएगा, इसका जेवीएम इसका हो तभी चल पाएगा, इसका इस पर, इसका मतलब ये होगा मैक, ये होगा लिनक्स, ठीक है, ये होगा विंडोज़। तो इन तीनों के लिए अलग अलग जेवीएम है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं, कहाँ से करते हैं, ठीक है, जावा के प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं सब बताऊंगा।
ठीक है। अब एक चीज़ देखो भैया, ये सब तो समझ में आ गया कि JVM हमारा ट्रांसलेटर है जो कि हमारे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, कहाँ से, बाइट कोड से, ठीक है। और JVM हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है भैया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ देखते हैं। अभी हमने देखा कंपाइलर जावा सी, क्या भैया वो सबको कंपाइल कर देता है? नहीं। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए? JDK इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। भैया हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। और क्या होना चाहिए? जावा होम सेट होना चाहिए, हो जाएगा ये भी, ठीक है। और क्या होना चाहिए? पाथ कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? जावा सी एंड जावा होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सब यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि अभी हमें काम की नहीं है। हमें ये चार चीज़ ध्यान रखनी है कि ये चार चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चलो अब देखते हैं, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मतलब ये समझ में आया है क्यों जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। भैया समझ में आ गया पूरा अच्छे से। अब कोई भी मेरे से पूछेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं, JDK क्या होता है, JVM क्या होता है, JRE क्या होता है, ठीक है। सब कुछ देखेंगे आज हम, ठीक है। JDK की बात करें, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। और क्या होता है? JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है भैया, ठीक है। JDK में क्या होता है? JDK को ऐसा समझो एक कंप्लीट डेवलपमेंट पैकेज है विच वी कैन यूज़ टू डेवलप, कंपाइल, रन, डीबग, ठीक है। सब चीज़ के लिए काम आता है। और JVM क्या होता है? JVM के अंदर ऐसा मतलब एक इंजन है, ठीक है। क्या है? इंजन, किस चीज़ का? जावा प्रोग्राम को रन करने का, ठीक है भाई। जावा प्रोग्राम को रन करने का ये इंजन है। चलो भैया ये तो समझ में आ गया। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है भैया? इसके लिए मतलब इसको, ये JVM करता क्या है? एग्जीक्यूट करता है हमारे कंपाइल कोड को, ठीक है भैया। और क्या करता है? कन्वर्ट करता है बाइट कोड को मशीन कोड में, ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गए। और क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ये सब हमारा JVM का काम है, ठीक है भैया। ये भी मेमोरी मैनेजमेंट बता दिया। और क्या होता है? हैंडल करता है गार्बेज कलेक्टर को, ठीक है भैया, ये भी आपने बता दिया, गार्बेज कलेक्टर को करता है। तो ये समझ लो इन सब चीज़ों की वजह से ना जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है भाई। चलो ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं JRE क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है भैया। ये क्या होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को ऐसा समझे कि इन्वायरमेंट है जो जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चलो ठीक है, क्या होता है? इन्वायरमेंट है जो कि जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर? ये JVM को कंटेन करता है। किसको कंटेन करता है? JVM को। और इसके अंदर हमारी कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं। क्या होती हैं? लाइब्रेरीज़। वो लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? कोर जावा लाइब्रेरीज़ होती हैं, ठीक है भैया। कोर जावा लाइब्रेरीज़ होती हैं, ये भी बता दिया। इसके अंदर क्या क्या होता है भैया? जितने भी हमारा फाइल हैंडलिंग का काम हो गया,
ठीक है। जावा के जो पैकेजेस हो गए, जावा डॉट यूटिल या जावा डॉट लैंग, ये हमारे कोड लाइब्रेरीज हैं जावा की, जो इसके अंदर होती है। और क्या क्या चीज़ होती है भैया? ठीक है भैया, जावा कंपाइलर आपने बता दिया, जावा लॉन्चर होता है एक, ये भी हम सब बताएंगे तुमको। और क्या होता है? कोड लाइब्रेरीज हमने देख ली। और क्या होता है? डेवलपमेंट टूल होता है। डेवलपमेंट टूल किसके अंदर होता है? वो जेडीके के अंदर होता है। ठीक है, ये भी भैया आपने बता दिया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई कि क्या क्या चीज़ कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, समझ में आई होगी। अब इसको ऐसे समझो, तुमने ऐसा इमेजिन करो, तुम्हें मैगी बनानी है, मैगी खानी है तुमको। ठीक है, जो स्टोव या गैस है ना, वो काम कर रहा है हमारा जेवीएम का। ठीक है, अब किचन में स्टोव हो गया या गैस हो गई या यूटेंसिल्स हो गए, वो सब हमारा जेआरई है। मतलब ये हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है मैगी बनाने के लिए। ठीक है, गैस और ये सब हमारा एक काइंड ऑफ इंजन है जो कि हमारे प्रोग्राम को रन करने का काम आएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? जितना भी किचन में सामान है, फुल किचन फैक्ट्री, ठीक है, या टूल मान लो, जितना भी सब कुछ है रेसिपी बनाने के लिए, वो सब हमारा जेडीके होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जेवीएम जेआरई जेडीके सब क्या होता है? ठीक है, मेरे को भी हो गया। और क्या होता है? चलो अब इसको और डीप में बताता हूँ। इसको ऐसे समझो, जेवीएम है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है तुम बताओ? अब होगा जेआरई। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है? जेडीके। मतलब जेडीके के अंदर जेआरई प्लस लाइब्रेरीज। ठीक है, इसके अंदर जेआरई के अंदर जेवीएम। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई? लिख देता हूँ, जावा वर्चुअल मशीन रन टाइम इन्वायरमेंट डेवलपमेंट किट। ठीक है भाई, सब समझ में आया इतना? तो इसको ऐसे समझो, हमने देखा मेन प्लेयर हमारा जो है जेवीएम है, जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जो हर मशीन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया कि क्या इसकी फंक्शनलिटी है, क्या चीज़ क्या होता है। ठीक है, अब ये समझ लो मेन चीज़, ये हमारा बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। भैया बस इतनी सी बात है। चलो इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या होता है जेवीएम के अंदर। अब जेवीएम क्या क्या चीज़ रखता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें पता चल गई कि वो हमारा बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ठीक है, जेवीएम है, ये हमारा जेवीएम बाइनरी कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें दिख तो रहा नहीं है, बट सब कुछ कन्वर्जन भी हो रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, इंस्टॉल होगा जो जेवीएम में, हाँ होगा। उसी सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं इंटरप्रेटर या कंपाइलर। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब देखते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है और कैसे जेवीएम में वर्क करता है ये। ठीक है भाई, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम ना ऐसा समझो, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। भैया तो डिफरेंस क्या है फिर? ठीक है, जो कंपाइलर का काम है वो पूरे कोड को, जितना भी कोड लिखा है इसके अंदर, सब एक ही बार में रीड करेगा। रीड ऑल कोड इन वन वे। ठीक है,
फिर उसके बाद वो मशीन कोड को जनरेट करेगा, ठीक है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, ये अगर एक लाइन है इसको रीड करेगा, इसका मशीन कोड जनरेट करेगा, ये एक लाइन है इसका मशीन कोड जनरेट करेगा, ये एक लाइन है इसका मशीन कोड जनरेट करेगा, फिर कॉमन एक मशीन कोड जनरेट होगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे तो बहुत टाइम लगता होगा, लगता है टाइम कंज्यूमिंग, बट यहाँ पे सभी मिली सेकेंड में चल जाते हैं, सब मिली सेकेंड का काम है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो भैया जावा क्या है फिर, पूछो क्या है अपने आप से, तो मैं हिंट दे देता हूँ। सी++ क्या है, कंपाइल्ड है, कंपाइल लैंग्वेज है, कंपाइल इंटरप्रेटर का यूज़ कर कंपाइल का यूज़ करता है, ठीक है। पाइथन क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर है। जावा, जावा बहुत है, हैं ये क्या बोल दिया भैया, चलो समझते हैं डीप में और जाके। ये सोर्स कोड है, ये मशीन कोड है, ठीक है, ये सिस्टम है, ये सीपीयू है, ये आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो ये तो फ्लो हो गया कि ऐसे हमारा काम चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखते हैं जावा जो है बहुत क्यों है और कैसे है, ठीक है। 1990s में ना जावा सिर्फ इंटरप्रेटर लैंग्वेज थी, क्योंकि वहाँ पे हार्डवेयर इतना मिल नहीं पाता था, ठीक है, कि उतना वो लोड हैंडल कर सके, ठीक है। अब तो रैम जो है 32 GB, 64 GB, ठीक है, SSD आ गई, ठीक है, HDD अच्छी अच्छी है, तो बहुत हैवी टास्क हो सकते हैं, पहले नहीं हो पाता था, ठीक है। बट अब क्या है, ये इंटरप्रेटर तो है ही, यहाँ पे कंपाइलर भी है। कंपाइलर कौन सा है भैया, ये तो बताया नहीं आपने। तो यहाँ पे कंपाइलर का नाम है JIT, लिखो, जस्ट इन टाइम, ठीक है। भैया ये क्या करता है, जितना भी हमारा फ्रीक्वेंट टास्क है या हमारा जो बार बार रिपीटेड कोड है, उसको क्या कर लेगा, ये कैश कर लेगा, ठीक है। कैश कर लिया, फिर क्या करेगा, कैश करने के बाद मशीन कोड जनरेट करेगा और अपने पास सेव रख लेगा, ठीक है, सेव रख लेगा। अगर दोबारा से कोई वही प्रोग्राम चलाने आया तो जो कैश चीज़ें हैं, पहले वो फ्रीक्वेंट कोड को वो कैश कर लेगा, और एक और चीज़ होती जो ये जो करेगा, नॉन फ्रीक्वेंट कोड को यहाँ से रीड बाय रीड करेगा, लाइन लाइन बाय लाइन, फिर मशीन कोड जनरेट करेगा। मशीन कोड जनरेट के बाद यहाँ से भी हमारे को कुछ मशीन कोड मिलेगा, यहाँ से भी कुछ मशीन कोड बनेगा, इसका कंबाइंड एक मशीन कोड बनेगा। तो इसकी वजह से थोड़ा फास्ट हो जाएगा, कि पहले से ही ऑलरेडी हमारा कैश डेटा है, उसका यूज़ करके मशीन कोड ऑलरेडी बना रखा है। तो मतलब भैया JIT जो है हमारा फास्ट कर देता है, हाँ, बाय दी हेल्प ऑफ JIT हमारा जावा जो है फास्ट हो जाता है, जस्ट लाइक C++, ठीक है। समझ में आ गया भैया, ये तो बहुत अच्छा समझाया, चलो ठीक है भैया। अब देखते हैं JVM। JVM में हमने क्या देखा था, रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करता है, मेमोरी को एक्सेस करते हैं डेटा, और क्या होता है, कन्वर्ट करता है मशीन कोड पे, कहाँ से, बाइट कोड से, ठीक है। और क्या होता है, लोडर होता है यहाँ, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर होता है, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है भाई। अगर सिक्योरिटी चेक कहाँ से होगी, यहाँ पे एक होता है सैंड बॉक्स, ठीक है, सैंड बॉक्स मॉडल। तो भैया ये क्या करता है, समझो। अगर तुम मेरे को बाइट कोड में दे दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे तुमने उस बाइट कोड को सीधा अपने पास रन कर लिया अपने सिस्टम पे, अगर मैंने उसमें एंटीवायरस सॉरी वायरस हुआ मेरी फाइल में, तो ये बेकार हो जाएगा, सिस्टम पे इशू आ जाएगा, क्रैश हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा, सही बोल रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या भैया, ठीक है, वाइट कोड जो होता है ना हमारा डॉट क्लास, वो हमारा JVM के पास जाएगा, JVM चेक करेगा
बाइट कोड वेरिफिकेशन करेगा, सिक्योरिटी चेक करेगा, सब कुछ करेगा, फिर उसके बाद में हमारे सिस्टम पे चलाएगा। तो यहाँ पे क्या हुई, सिक्योरिटी चेक हुई, ठीक है, बाइट कोड का वेरिफिकेशन हुआ। चलो भैया ये भी समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं पूरा आर्किटेक्चर जेवीएम का एक बार, कि क्या क्या चीज़ें जेवीएम में होती हैं। ठीक है, तो ये जेवीएम है, यहाँ पे होगा क्लास लोडर। ठीक है, क्लास लोडर के बाद आता है हमारा मेमोरी वाला पार्ट। मेमोरी में क्या क्या होता है, हीप होता है, स्टैक होता है, नेटिव मेथड एरिया होते हैं, सब बताऊंगा। ठीक है, पीसी होते हैं, रजिस्टर होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है। ठीक है, रन टाइम पे डेटा को एक्सेस करने पे काम आएगा ये वाला एरिया। चलो ठीक है भैया, और क्या होता है हमारे पास, जो नेटिव मेथड है, नेटिव मेथड्स कहाँ से आते हैं, ये आते हैं जावा की नेटिव क्लास से। फिर वो क्या करेगा, वो हमारे इस एग्जीक्यूशन इंजन के पास जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर क्या होता है भैया, JIT होता है भैया, इंटरप्रेटर होता है भैया, इसी के अंदर गार्बेज कलेक्टर भी होगा। जब हमारा हीप मेमोरी में सब हट जाएगा तो गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करेगा उस डेटा को, अनयूज वेरिएबल्स को जिसका कोई यूज़ नहीं है, फिर आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर समझाता हूँ क्या क्या चीज़ इसमें होती है। ये JVM हो गया। JVM के अंदर हमारी सबसे पहला होता है क्लास लोडर सब सिस्टम। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ कंटेन करता है, ये क्लास को लोड करेगा। अच्छा, और क्या करेगा, क्लास को लिंक करेगा, लिंकिंग का काम भी इसका है। और क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन करेगा, किसके, वेरिएबल्स को, कि x इज इक्वल टू 10, स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 20, ये सब का इनिशियलाइजेशन करेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और क्या करेगा, यहाँ पे बाइट कोड को वेरीफाई करेगा, बाइट कोड वेरिफिकेशन। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या करेगा, रन टाइम पे डेटा एक्सेस वाली बात, रन टाइम डेटा एक्सेस। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, हीप, स्टैक, याद रखो, सब सब पढ़ेंगे, पीसी रजिस्टर्स वगैरह। ठीक है, और क्या होता है, नेटिव मेथड स्टैक। और क्या होता है, मेथड एरिया, जहाँ पे हमारे फंक्शन स्टोर होते हैं। ठीक है, एक क्लास के अंदर जो फंक्शंस वगैरह होते हैं। और क्या होता है, इंजन, उस इंजन का नाम है एग्जीक्यूशन इंजन। JVM इज नोन फॉर एज देयर फॉर द नेम ऑफ एग्जीक्यूशन इंजन। क्या होता है, यहाँ इंटरप्रेटर होता है, JIT कंपाइलर होता है, और गार्बेज कलेक्टर होता है। ठीक है भैया, समझ में आया ये सब चीज़ तो। ठीक है, अब एक एक चीज़ पढ़ते हैं अंदर जाके। क्लास लोडर सब सिस्टम बोला था मैंने, इसके अंदर पहला होता है लोडर। भैया लोडर क्या होता है, जितना भी डॉट क्लास फाइल है उसको लोड करेगा, कहाँ पे, JVM की मेमोरी में। भाई तुम्हें क्या लगा तुम्हारे घर में इंस्टॉल होगा, नहीं। ठीक है, जो भी क्लास को लोड होने की नीड है वो JVM लोड कर देगा, कहाँ पे, मेमोरी के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो JVM स्टार्ट, जैसे स्टार्ट होगा क्लास को लोड करेगा, क्लास लोड होगी, फाइंड करेगा, फाइंड
हेलो डॉट क्लास जो हमारा बाइट कोड बना, ठीक है, फिर उसको लोड करेगा कहाँ, मेमोरी में। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, हो गया। अब ना लोडर के टाइप देखते हैं। बूट स्ट्रैप लोडर, मतलब बूट स्ट्रैप लोडर पता है, जितना भी कोर जावा की लाइब्रेरीज हैं, कोर जावा लाइब्रेरीज, वो सब लोड कर देगा एक ही बार में। ठीक है, सब कुछ लोड कर देगा, जैसे कि जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। ठीक है भाई, और क्या करता है, और होती है हमारी एप्लीकेशन लोडर। एप्लीकेशन लोडर क्या करेगा, तुम्हारी क्लास जो तुम आ रही है, उस क्लास के अंदर जितना भी सब कुछ है उसको लोड कर देगा, ठीक है, मेमोरी में। और क्या होता है, एक होता है एक्सटेंशन, जितने भी एक्सटेंशन हो गए डॉट जार, ठीक है, जितना भी काम होगा हमारा डॉट जार, जितनी भी डॉट से स्टार हो रही है एक्सटेंशन या प्लेटफॉर्म्स क्या दो, ठीक है, वो हमारी क्लास में लोड कर देगा, जो भी क्लास होगी वो सब लोड कर देगा। ठीक है, ये हमारे लोडर का पार्ट हो गया। अब देखते हैं लिंकर। लिंकर क्या होता है, लिंकर, ठीक है, लिंकर क्या करेगा, आफ्टर लोडिंग, लोडिंग के बाद में JVM लिंकिंग करता है। किस चीज़ की लिंकिंग क्या होती है, एक दूसरे में आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि क्या क्या है, बाइट कोड वेरिफिकेशन होगा यहाँ, बाइट कोड वेरिफिकेशन के बाद हमारा प्रिपरेशन होगा, बाइट कोड से प्रिपरेशन से पहले सिक्योरिटी चेक भी होगी, सिक्योरिटी चेक के बाद में हमारा जितनी भी इलीगल मेमोरी है उसको चेक करेगा, फिर उसके बाद में प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, प्रिपरेशन में क्या करता है, जितना भी हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, सबको मेमोरी में लोड कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, इंट स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, ये सब हमारा प्रिपेयर कर देगा यूज़ करने के लिए। चलो, मतलब कि वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन के अंदर हमारा बाइट कोड चेक होगा, सिक्योरिटी चेक होगा, जितना भी इलीगल मेमोरी चेक होगा वो सब करेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप जो प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, थर्ड होता है हमारा रिजोल्यूशन। भैया रिजोल्यूशन क्या होता है, जितना भी हमारा सिंबॉलिक रेफरेंस है उसको हमारे एक्चुअल मेमोरी रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर हमारा x इजिकल टू 10 है या b है, ठीक है, ये सब हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है, इसको मेमोरी में एलोकेट कर देगा। ठीक है भैया, समझ नहीं आया सिंबॉलिक रेफरेंस क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। सपोज़ मानो जब जावा का कोड कंपाइल होगा जावा सी के थ्रू, किसको कंपाइल करना है, सपोज मानो a डॉट जावा, ठीक है, तो कंपाइलर डज नॉट स्टोर रियल एड्रेस, मतलब कंपाइलर जो है जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं उनको एकदम से मेमोरी में नहीं डालेगा, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाएगा। ठीक है, जो डॉट क्लास फाइल होगी उसके अंदर सब कुछ लिखेगा, फिर उसके बाद में इसका एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन होगा। इनिशियली क्लास फाइल में हमारा सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। भैया नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है फिर समझाता हूँ। एक कोड लिखता हूँ, पब्लिक क्लास बी, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ वॉइड शो, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देता हूँ भी, और यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, एक और क्लास बनाता हूँ, पब्लिक
दूसरे कलर से बना देता हूँ, समझ में आएगा डिफरेंस। ए, ये ए यही वाली है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा, सब बताऊँगा आगे की वीडियो में, ठीक है। मैं एक बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल किया, बी का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको शो को एक्सेस किया, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ ये बोलना चाह रहा हूँ, जब मैं इसका डॉट क्लास फाइल का वो बनाऊँगा बाइट कोड, तो ए तो बनेगा ही बनेगा, बट इसके अंदर बी भी यूज़ हो रहा है, तो बी क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे क्लास बी मेथड शो, ठीक है, ये सब बनेगा, समझ में आया। तो ए क्लास के अंदर जितना भी रेफरेंस है बी का, वो सब हमारा सिंबॉलिक उसमें जाएगा, ठीक है। तो जेवीएम क्या करेगा भैया, जेवीएम का काम है, जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम इसको रिप्लेस करेगा एक्चुअल मेमोरी से, ठीक है। जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ है सिंबॉलिक बी से, जैसे इसका क्लास में बना या शो बना, तो अभी सिंबॉलिक है, बट इसको कन्वर्ट करेगा एक एक्चुअल मेमोरी में, हीप में डालेगा, हीप के अंदर इसके मेमोरी को जगह देगा, ठीक है। ये सब काम हमारा जेवीएम का होता है, हमारा मेमोरी को एलोकेट करने का। मतलब ऐसा समझ लो, जो इस क्लास फाइल में जितने भी हमारे रेफरेंस हैं जो स्टोर हुए हैं, चाहे वो नेम से हो, अभी उसको मेमोरी में एड्रेस नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग रेजोल्यूशन, मतलब जेवीएम की एक फंक्शनलिटी होती है रेजोल्यूशन, उसको रिप्लेस करेगा एक्चुअल मेमोरी लोकेशन से, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंटली रन होगा, ठीक है। मतलब नहीं, समझ में आया होगा, रेजोल्यूशन से जेवीएम जेवीएम रिजोल्यूशन होता है इसके पास, वो क्या करेगा, जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उससे एक्चुअल मेमोरी देगा, एलोकेशन हो रहा है मेमोरी का यहाँ पे, ठीक है भाई, समझ में आया। ये हमारा एक और पार्ट हो गया। अब होता है हमारा इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशन में देखते हैं क्या क्या चीज़ होती है। इनिशियलाइजेशन में हमारा ऐसा समझ लो, ये एक तरीके का फाइनल स्टेप है, ठीक है। इसमें क्या होगा, असाइन करेगा किसको, एक्चुअल वैल्यूज़ को, जैसे कि स्टैटिक वेरिएबल हो गए, ठीक है। एग्जीक्यूट करेगा स्टैटिक ब्लॉक को, ठीक है। ये सब काम हमारा इनिशियलाइजेशन का है। चलो, तो इसे भैया ऐसा समझा दो कि मेरे को ज़िंदगी भर याद रहे, ठीक है, ऐसा समझते हैं। चलो सिंपल समझते हैं। तुम किसी कंपनी में गए, तुम्हारा रेज्यूमे सेलेक्ट हुआ, ठीक है। रेज्यूमे सेलेक्ट कौन करता है, वही एचआर दीदी, बहुत मुश्किल से करती हैं, ठीक है। तो ऐसा समझ लो, लोडिंग जो है वही एचआर जो है हमारा कलेक्ट करती है रेज्यूमे। तो सिमिलरली डॉट क्लास फाइल लोड होती है मेमोरी में, सेम एज, ठीक है। ये समझे। लिंकिंग, लिंकिंग में लिंकिंग या ऐसा समझ लो जैसे अभी वेरिफिकेशन, लिंकिंग में सब चीज़ आपस में कनेक्ट होंगी, सब कुछ चेक वगैरह होगा, तो फाइनल बैकग्राउंड चेक होगा वेरिफिकेशन में, ठीक है। लिंकिंग के अंदर आता है वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक होगा यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, बैकग्राउंड चेक कराएगी एचआर, ठीक है, रिक्वेस्ट रेज करेगी इस चीज़ की। चलो, फिर उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद प्रिपरेशन होगी किसकी, तुम्हें ऑफिस डेस्क अलोकेट होगा, तो यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। सिमिलरली वहाँ पे हमारे वेरिएबल्स इन सब का प्रिपरेशन होगा, कैसे इसे मेमोरी में क्या क्या वैल्यू रखनी है। रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। रिजोल्यूशन में टीम का असाइनमेंट होगा। अभी टीम तुम्हें पता नहीं है, सिर्फ ये पता है भाई इसके अंडर जा रहे हो,
ऐसे ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये नहीं पता कहाँ पे मिलेगी। जैसे रिजोल्यूशन हो जाएगा एक्चुअल मेमोरी में स्पेस मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। इनिशियलाइजेशन में क्या होगा फिर? इनिशियलाइजेशन में हम स्टार्ट करो वर्क, जावा पे काम करो, डेवलप करो और डिप्लॉय करो। तो सिमिलरली हमारा इनिशियलाइजेशन होगा, जितना भी कोड वगैरह है, x=10 y, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, ठीक है, स्टैटिक क्लास, सब चीज़ का इनिशियलाइजेशन होगा। तो सेम वे सब कुछ जावा में भी ऐसे ही हैंडल होता है, समझे? ठीक है भैया। तो मुझे इस वीडियो में कमेंट में एक चीज़ बताना है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे बताओ कि इसका क्या सोचते हो, कैसे चीज़ मैनेज होगी अगर हमारे को क्लास नहीं फाउंड हुई, क्लास फाउंड ही नहीं हुई, क्लास नॉट फाउंड, जेवीएम को नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा? इसका कमेंट करके मेरे को बताना आंसर, ठीक है। तो जेवीएम का एक बार फाइनल रिव्यू देख लेते हैं कि क्या जेवीएम में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो दूसरे कलर समझाता हूँ। जेवीएम क्या करता है? जेवीएम ऐसे सोचो, ये कोड है, इसका कंपाइलर से बाइट कोड बनेगा, मतलब डॉट क्लास फाइल बनेगी, डॉट क्लास फाइल से हमारे जावा कमांड के थ्रू हम जेवीएम को रन करेंगे, कर दिया भैया। फिर क्या करेंगे? क्लास को लोड करेंगे, ठीक है, कर देंगे। फिर क्या करेंगे? लिंक करेंगे, अच्छा। फिर क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है भैया। वेरिफिकेशन के बाद इनिशियलाइजेशन करेंगे, ठीक है, ये भी कर देंगे। इनिशियलाइजेशन के बाद एग्जीक्यूशन इंजन को देंगे, ठीक है। एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर क्या क्या होता है बताया था, JIT, इंटरप्रेटर, गार्बेज कलेक्टर, ये सब हमारा इसका पार्ट है। एग्जीक्यूशन इंजन क्या करेगा? आउटपुट देगा, क्या देगा? हेलो, ठीक है। ये पूरा फ्लो है, समझ में आया प्रोग्राम का कैसे आउटपुट आ रहा है? ठीक है भैया, सबको समझ में आ गया क्या कैसे कैसे पूरा फ्लो हो रहा है। इसका आंसर मुझे देना कमेंट में क्या क्या है। अब देखते हैं JRE, जेवीएम भैया समझ में आ गया पूरा, तो जेवीएम दोबारा नहीं समझाऊंगा। जेवीएम JRE क्या करता है? जेवीएम के साथ साथ कोड लाइब्रेरीज, ठीक है, सपोर्टिंग फाइल्स, जितनी भी सपोर्टिंग फाइल्स हैं सब JRE के अंदर आता है, ठीक है। ये ऑलरेडी बता दिया, नहीं बताऊंगा दोबारा अब मैं। ऐसे समझ लो क्लास लाइब्रेरीज या कोड लाइब्रेरीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। कंसोल में कुछ आउटपुट कराना है, ठीक है, कुछ फाइल को रीड करना है, ठीक है, कुछ कनेक्टिविटी का काम है DB से, ठीक है। किससे करते हैं? JDBC, सब बताऊंगा, ठीक है। मैथ की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। चलो उसके बाद देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। सपोर्टिंग फाइल्स क्या होती हैं फिर? सपोर्टिंग फाइल्स भी देखते हैं। सपोर्टिंग फाइल्स में हमारा जैसे जार वगैरह होती हैं, ये सब हमारी जार वगैरह जावा का जो वर्ज़न 8 था उससे पहले हमारे इसके अंदर स्टोर होती थी, ठीक है। कैर सेट्स डॉट जार, ये हमारी कैरेक्टर को इनकोड करती है, कैरेक्टर इनकोडिंग में, ठीक है। इसका सपोर्ट इससे मिलता है, इस वाली जार से। याद रखना, ये इंटरव्यू पूछते हैं चीज़ें, ठीक है। तो भैया कुछ लाइब्रेरीज़ के नाम बता दो, क्या क्या यूज़ होती है कोड लाइब्रेरीज़। अच्छा चलो ठीक है, बता देता हूँ, याद रखना लेकिन। कोड लाइब्रेरीज़ कहाँ से आती हैं? ये आती हैं जावा डॉट लैंग डॉट, ठीक है, इससे स्टार से। और क्या होती हैं? यूटिलिटीज़ होती हैं कुछ, वो कहाँ से आती है? जावा डॉट यूटिल से, ठीक है। और क्या होती है?
नेटवर्किंग होती है, ये कहाँ से होती है, जावा डॉट नेट। ठीक है भैया। कलेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आजकल इंडस्ट्री यही सब यूज़ कर रही है, आप कोई फॉर लूप वगैरह नहीं यूज़ करती है, स्ट्रीम वगैरह सब यूज़ चल रहा है। ये कहाँ से आता है, जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट या हैश मैप। ठीक है, सब बताऊंगा क्या क्या चीज़ है। ऐसे ही एक मैथ होता है, जितना भी ऑपरेशन मैथ्स के ऑपरेशंस हैं, जावा डॉट मैथ डॉट। ठीक है, ये सब हमारा इसका पार्ट हो गया। अब लास्ट में एक चीज़ होती है जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे मेन होता है। ठीक है, उसके बिना जावा का प्रोग्राम रन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो होता है जेडीके। जेडीके ही नहीं होगा तो जेआरई भी नहीं होगा, जेआरई नहीं होगा तो हमारा जेवीएम नहीं होगा, जेवीएम नहीं होगा तो हम रन कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो जेडीके के साथ में हमारा जेआरई होता है, कुछ कंपाइलर होते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट बताया था, और क्या होते हैं, डिबगर होते हैं। हम अपने एप्लीकेशन को ब्रेक करके चेक कर सकते हैं कहाँ पे कोड ब्रेक हो रहा है, मतलब लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं। ठीक है, जावा के कुछ डॉक्स होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आई कि क्या जेडीके है, क्या जेवीएम है, क्या जेआरई है, कैसे हमारा बाइट कोड वेरिफिकेशन हो रहा है, कैसे लोड हो रही है फाइल, लिंक हो रही है। ठीक है, सब कुछ डिटेल में बताया है। अब एक चीज़ फाइनल रिव्यू देख ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ होती है, क्या कैसे वर्क करता है। ये हमारा जेडीके है। जेडीके के अंदर क्या होता है, जेआरई और उसकी कुछ फाइल्स। ठीक है, जेआरई के अंदर हमारा क्या होता है, जेवीएम। ठीक है, जेआरई के साथ साथ हमारे क्या क्या होती हैं, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ पैकेज होते हैं। ठीक है, और जेडीके के साथ में हमारा जेआरई प्लस डेवलपमेंट किट होती है, टूल होता है। वो टूल क्या क्या होते हैं, सपोज मानो जावा सी, जावा जार, जावा डॉक, जेडीबी। जेडीबी क्या होता है, जावा डिबगर। ठीक है भाई, और क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब हमारा जेडीके का पार्ट है। पूरा समझ में आ गया होगा जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, लिंकर क्या होता है, सब कुछ समझा दिया। ठीक है, अब एक फाइनल में पूरा डिटेल में बता देता हूँ, जस्ट रिवाइज करते हैं एक बार सब कुछ लास्ट में। ठीक है, ये हमारा जेडीके हो गया। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है, लिख दूंगा। ठीक है, अब और क्या होता है भैया इसके अंदर, आपने बताया जेआरई होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। ठीक है भैया, यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग फाइल्स बताई थी आपने, डेवलपमेंट किट बताई थी। ठीक है भैया, आपने ये बताया इसके अंदर जेआरई के अंदर जेवीएम होता है, बताया बिल्कुल। ठीक है, तो जेवीएम के अंदर क्या क्या देखते हैं एक बार। भैया आपने सबसे पहले बताया क्लास लोडर होता है, फिर आपने बताया मेमोरी का कुछ कुछ, क्या क्या कुछ कुछ, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ लोडर, यहाँ लिख देता हूँ हीप, स्टैक, नेटिव मैटर्स ब्लॉक, एरिया। ठीक है भैया, फिर आपने बताया एग्जीक्यूशन इंजन। ठीक है, ये सब हमारे होते हैं इसके अंदर। भैया इसी में आपने बताया था यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, लिंकिंग होती है। ठीक है, वेरिफिकेशन होता है, लिंकिंग होती है, रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन होता है, ये सब इसी का पार्ट है। ठीक है, जेआरई के साथ साथ हमारी कुछ सपोर्ट लाइब्रेरीज हैं, सपोर्टिंग फाइल प्लस कोड लाइब्रेरीज। ठीक है, जैसे कि जो मैंने बताई जावा डॉट लैंग के अंदर हो कोड लाइब्रेरीज,
ठीक है। यहाँ पे भैया आपने बताया डेवलपमेंट किट होती है, क्या होती है, क्या क्या सपोर्ट करता है ये, जावा, जावा डॉक, ठीक है, जार, जावा सी, ये सब कंपाइलर, ये कंपाइलर है, ठीक है। जेडीबी डिबगर के काम आता है, ठीक है। या एक काम ऐसे भी कर सकते हैं भैया, डिबगर तो हम सिंगल सिंगल कर सकते हैं, अगर हमें नहीं रुकना है तो हम लॉगर वगैरह भी लगा सकते हैं, स्टेटमेंट प्रिंट करा के देख सकते हैं कि भैया क्या आउटपुट आ रहा है, समझे। तो ये सब था जेडीके के अंदर, पूरा पूरा डिटेल में हमने देखा कि कैसे कैसे क्या क्या सिंगल चीज़ फ्लो वर्क कर रही है, ठीक है। अब इसको देखो, मैंने क्वेश्चन जो पूछा उसका जवाब दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर इसी